नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विथ रोजगार में। जैसे आप जानते हैं यूपी हिस्ट्री की पिछली क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है हिस्ट्री की। तो इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल 2018, 2019, एसएससी जीडी, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन, इन सबको कवर करेंगे। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में एक जानकारी भी देंगे आपको, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के बारे में, यूपी रेडियो ऑपरेटर के बारे में जानकारी देंगे। तो चलते हैं वीडियो में, देर न करते हुए। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे वीडियो की और जो अन्य जानकारियाँ हैं उनकी। पहला क्वेश्चन है, जातक कथाएँ संबंधित हैं। जातक कथाएँ किससे संबंधित हैं ये बताना है आपको। जातक कथा किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, गांधी जी से या बाल गंगाधर तिलक से। यूपी कांस्टेबल 2014 का जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा। ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के जन्म पूर्व जन्म की कथा हैं, जिनको जातक कथा के नाम से जानते हैं, जातक कथा कहते हैं। पूर्व जन्म की कथाएँ, इनके बारे में वर्णन है। आप देख भी लीजिए, 35 कहानियाँ हैं इनमें। इसमें पूछा जाता है 35 कहानियाँ कितनी है। उपदेश है, 3वीं शताब्दी के दौरान रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से किस सिख गुरु ने जो सिख विवाह की शुरुआत की थी आनंद कारज के नाम से, किसने की थी आनंद कारज के नाम से? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। किसने की थी? राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर इसका? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने इनकी शुरुआत की थी। आनंद कारज पूछा जाता है, किसने शुरुआत की थी आनंद कारज की? गुरु अमरदास ने की थी आनंद कारज की शुरुआत। नेक्स्ट है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया? बताइए जल्दी से। फाहियान, अश्वघोष, हेनसांग, वसुमित्र। किसने किया था जल्दी से बताइए। यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये फाहियान ने किया था। फाहियान पहले फाहियान ने किया था। हेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हेनसांग आया था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। यह भी चीनी यात्री था, वो भी चीनी यात्री था। 401 से 410 ईसा पूर्व तक भारत रहा था। 3 वर्ष पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या है। सबसे प्राचीन साहित्य वेद है और कुल वेदों की संख्या क्या है, कितनी है? वेदों की संख्या बतानी है आपको, कितनी वेदों की संख्या है। 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो आप अच्छे जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं जिसमें संगीत का है। संगीत वेद कौन सा? सामवेद है ना, ऐसे सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, ये भी देखो, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 18, देख लीजिए। वेदांग कितने हैं? 6 हैं और पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, जिसे जादू टोना इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए जल्दी से। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्न में से कौन से शहरों में किसके अवशेष पाकिस्तान में मिलते हैं? किसके अवशेष पाकिस्तान में मिलते हैं? बताइए जल्दी से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलीबंगा। किसके मिलते हैं अवशेष? यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। बताइए जल्दी से। ये हड़प्पा के मिलते हैं। हड़प्पा के जो अवशेष हैं कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिलते हैं। आगे डिस्क्रिप्शन भी होगा। हाँ देखिए, पाकिस्तान के हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो क्या है? मुर्दों का टीला कहा जाता है।
यह सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी को जाती है। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। और कालीबंगा के बारे में देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? किस नदी पर? घग्गर नदी पर स्थित है, राजस्थान में, हनुमानगढ़ के ज़िले में। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल जो हैं, रोपड़ जैसे हो गया, अन्य भारतीय स्थल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल हैं ये, आप याद कर लीजिए, पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन में, एसएससी हो, यूपी के कोई एग्ज़ाम हो। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटरा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। दायमाबाद, ये सबसे क्या था? दायमाबाद सबसे दक्षिणी जो हड़प्पा स्थल है, दक्षिणी है सबसे। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे भी है। आलमगिरी उत्तर प्रदेश में है, ये इम्पॉर्टेंट है, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। और ये सबसे पूर्वी बिंदु था, पूर्वी क्षेत्र था। मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी है मांडा, उत्तरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन में आपकी कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, परेशान ना हो। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? पहली बार जो भारत आए और भारत बाहर से आए और भारत में बस गए, वो कौन थे? मुग़ल थे, अफ्रीकन थे, आर्य थे या अंग्रेज़ थे? देख लीजिए, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, ये कौन थे? कौन थे ये? आर्य थे। आर्य थे जो भारत के बाहर से आए थे और मध्य एशिया से आए थे और भारत में आके बस गए थे, जो कि जिनका अस्तित्व बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा भारत में। मुग़ल 1526 में आए, अंग्रेज़ कहाँ हैं? 1608 में भारत आए, जो व्यापार की दृष्टि से आए थे 1608 में अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? अभी बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप बता पाएंगे। कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेद 4 हैं, ये चारों लिखे हुए हैं, है ना, 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद में क्या क्या है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, मतलब श्लोक हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबद्ध स्थलों के को सुमेलित करें। बताइए, सुमेलित करिए, कौन सा राइट होगा इसमें आंसर? सुमेलित करिए जल्दी से। ए, जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहला उपदेश कहाँ दिया था? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, जन्म स्थान लुम्बिनी में राइट है। और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, है ना, ये सही है, सारे मिले हुए हैं। अब याद रखिए, इनमें हाँ, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, श्रीपत्तनम में दिया है, और धर्मचक्र प्रवर्तन इसको कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्य की हमेशा जय होती है, कहाँ से लिया गया है ये? मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडक उपनिषद। कहाँ से लिया गया है? कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक आदर्श वाक्य है, प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा रहता है। नेक्स्ट है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत। यूपीएसआई में पूछा गया 2011 में। बताइए जल्दी से, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर है
महाभारत, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत है। महाभारत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, महाभारत। जबकि रामायण और महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। मतलब रामायण ना हो तो महाभारत आएगा, लेकिन महाभारत और रामायण दोनों हैं तो हम रामायण को चुनेंगे प्राचीन सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य के समय के सबसे पुराने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? मूर्ति पूजा भारत में कब से प्रारंभ होती है ये बताइए। आर्यों के काल से, मौर्य के काल से, वैदिक काल से, कुषाणों के काल से। कब से प्रारंभ मानी जाती है? आर्यों के काल से। आर्यों के काल से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आर्यों के काल से मानी जाती है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में आते आते यज्ञ पूजा अन्य धार्मिक कर्मकांड होने लगे थे। मूर्ति पूजा होने लगी थी आर्यों के समय। उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं? उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं बताइए जल्दी से। आर्य दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। किसकी व्याख्या करते हैं? ये करते हैं आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जिनकी संख्या 108 है। उपनिषद हैं जिनकी संख्या 108 है। कौन सी सामाजिक और प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल में सिंबॉलिक या प्रतीक है? बताइए कौन सी ऐसी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की का एक प्रतीक है, दहेज प्रथा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, कालांतर में दहेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में क्या निर्यात किया जाता था? सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, सोना, काली मिर्च। सिंधु सभ्यता के में क्या चीज़ निर्यात की जाती थी? क्या की जाती थी? सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। और की जाने वाली वस्तुएं अलग अलग हैं। वस्त्रों के सूती वस्त्र हो गए, हाथी के दांत बनी वस्तुएं हो गई, मनके हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें निर्यात होती थी, बेची जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? यूपीएससी में पूछा गया, बताइए। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब कुमारगुप्त। किसने कराए थे ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने चलाए थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। ये 121 जो सिक्के थे, स्वर्ण दिनार जिसे कहा जाता था, तौल में 121 ग्रेन, 1 से 132 ग्रेन तक के थे ये तौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? यूपीएससी में पूछा गया है, बताइए जल्दी से। गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? अजंता की चित्रकारी, सांची स्तूप, एलोरा, उपरोक्त में सभी। कहाँ से मिलता है ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अजंता की चित्रकारी से मिलता है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा प्रतीक नमूना जो है अजंता चित्रकारी से मिलता है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म, जन्म, धन, पेशा। क्या था? पेशा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पेशा था। पूर्व वैदिक काल में पेशा था। उत्तर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता गया ये जन्म के आधार पर हो गया, पेशा था, जन्म के आधार पर नहीं था। इसमें बताया भी गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है जिसमें पेशा के आधार पर बांटा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? अभी बता के आए हैं आपको, आर्य काल से, मौर्य काल, गुप्त काल या इनमें से कोई नहीं। मूर्ति पूजा का प्रचलन कब हुआ?
आर्यों के काल से पूर्व ही, आर्यों काल से पूर्व ही मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के में समाज की प्रकृति क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ग्रामीण थी, अर्धनगरी, नगरीय, कबायली, क्या थी बताइए? सिंधु घाटी समाज की प्रकृति ये नगरी थी, नगरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के में समाज की, नगरीय सभ्यता। ये लगभग उप महाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें से परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में प्रमुख 6 नगर हैं। 6 नगर कौन से हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चौंदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, हिसार है, बनावली है। ये क्या है? ये परिपक्व पाए गए हैं नगर के रूप में। नगरीय व्यवस्था पता चलता है कि नगरीय व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, अशोक महान के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? डी राइट आंसर है। वो गलत है, हिंदी में नहीं है, हिंदी भाषा नहीं मिलती है इसकी। अशोक के प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के एक राजा था जो अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारक विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजे थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी, प्राचीन मागधी है। लिपि में ब्राह्मी, खरोष्टी भी है, लेकिन हिंदी का उपयोग नहीं है इसकी जो अभिलेख है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च, बराबर, निम्न, कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में उच्च थी। उच्च माना जाता था, उच्च थी। समय समय पर ये गिरती चली गई। नेक्स्ट है, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है विंध्य शक्ति के नाम से? गुप्त को, चालुक्य, राष्ट्रकूट, वाकाटक। किसको जाना जाता है विंध्य शक्ति के नाम से? वाकाटक राजवंश को जाना जाता है विंध्य शक्ति के नाम से। 300 से 500 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, है ना? 300 से 500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन सा राजा चोल वंश राज्य से संबंधित नहीं है? विजयालय, परमांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, अनंत वर्मन। जो अनंत वर्मन है ये चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। चोल राजवंश का शासक नहीं था जो अनंत वर्मन है। गंग वंश का प्रतापी राजा था। ये गंग वंश का प्रतापी राजा था जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इसी के शासन काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। विजयालय परांतांग फर्स्ट तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक हैं। नेक्स्ट, 4 वेदों में प्रथम वेद है। 4 वेदों में कौन सा प्रथम वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्रथम वेद है। हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है वेद, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद सबसे नया है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड पर निम्न में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? बुंदेलखंड पर किस राजवंश ने शासन किया? राठौर, चंदेल, चौहान, गढ़वाल। किसने किया था? ये चंदेल वंश ने शासन किया था बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड पर चंदेल राजपूत वंश ने शासन किया था, जिसमें मध्य प्रदेश, मध्य भारत आता था, है ना? इस वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था। ननुक 831 में इसकी संस्थापना की थी ननुक ने। पहाड़ियों पर फैला हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैन से, पारसी धर्म से, वैष्णव से या बौद्ध से? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। मुख्य ग्रंथ है। अब ये त्रिपिटक में कौन क्या क्या है? 3 खंडों में विभाजित हैं, ये संकलित हैं, जिन्हें सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। सुप्त पिटक यह पिटक त्रिपिटकों का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है।
बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। सुप्त पिटक में, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधित नियम दिए गए हैं। त्रिविनय पिटक में, अभिधम पिटक में क्या है? ये पिटक में, इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है, दार्शनिक की व्याख्या है दी गई अभिधम पिटक में। ये 3 पिटक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए जल्दी से। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। और इसमें देख लीजिए मेन इम्पॉर्टेंट है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे और अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल कौन सा है? गुप्त काल, मौर्य काल, आधुनिक काल या मुगल काल? अजंता गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल के दौरान हुआ था। गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गुप्त काल के दौरान हुआ था अजंता गुफाओं का निर्माण। नेक्स्ट, भारत की प्राचीन राजधानी थी। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? मदुरई, मिथिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? केंद्र क्या था इसका बताइए। प्राचीन राजधानी का कौन सा था? भारत की प्राचीन राजधानी केंद्र के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र केंद्र था इसलिए इसको जाना जाता है। पटना के नाम से प्रेजेंट टाइम में जानी जाती है और बिहार की ये राजधानी है पटना। बिहार राज्य की राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? शंकराचार्य की पीठ जो है भारत में कहाँ स्थापना इन्होंने नहीं की है? द्वारिका में, मथुरा में, पुरी में, बद्रीनाथ में। कहाँ पर नहीं है? ये मथुरा में नहीं है, बाकी द्वारिका में है, पुरी में है, और बद्रीनाथ में है। मथुरा में इन्होंने स्थापना नहीं की। पुनर्स्थापना के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। कौन कौन से वो मठ हैं? जिसमें से पहला है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में, श्रृंगेरी कर्नाटक में है, पुरी उड़ीसा में स्थित है। ये 4 मठ हैं, इनके द्वारा स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री में 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। 3रे मंडल में जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं इसके रचयिता, और ये सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता, रामायण के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास। कौन है? वाल्मीकि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। वाल्मीकि। लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है। रघुवंश के राजा राम की कथा की गई है इसमें। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के तथा वेदव्यास महाभारत के रचनाकार हैं। ठीक, रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी, जिसको कौटिल्य कहा गया। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है, वो किस पर आधारित है ये पूछा गया है। अर्थशास्त्र पर, विदेश नीति पर, प्रशासन पर या वाणिज्य पर? किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र जो बुक है वो प्रणाली प्रशासन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, प्रशासन पर आधारित है। नेक्स्ट है, कौटिल्य क्या है? कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। राजनीतिक शास्त्र और पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक सूत्र शैली में गद्य में लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इसके एक दरबारी कवि थे हरिशरण, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग
प्रशस्ति लिखी है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है जिनके जिनके ये इसके समुद्रगुप्त के क्या नाम विजय अभियानों का वर्णन करती है प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि अब हम भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और एक खास सूचना, रेडियो ऑपरेटर के लोगों को रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच एग्ज़ाम कराए जाएंगे, रेडियो ऑपरेटर के, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और जो भी है। ठीक है, तो आप तैयारी में लगे रहें, अच्छे से तैयारी करें। आपके लिए एग्ज़ाम डेट सुनिश्चित हो गई है। एक बार पहले नोटिस जारी हुआ था कि जनवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम कराया जाएगा रेडियो ऑपरेटर का। अब कंफर्म हो गई है डेट आपकी आ चुकी है। यही सूचना आपको देनी थी। तो आप ऐसे ही